स्वागत है आपका मेरे चैनल विन टुडे पर, विन टुडे विद रश्मि। और आज अपन करेंगे इनसाइट आईएएस की जून 2023 की जो मंथली मैगजीन आती है, अपन उसको देखेंगे और पूरा करंट अफेयर्स जून महीने का ख़त्म करेंगे। तो ये ऑल इन वन होएगा और ये जो वीडियो है ये सैटरडे संडेज को ही आया करेगी ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनसाइट्स की मैगज़ीन जो है, विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी लोग बाग देखते हैं। मुझे ये मैगज़ीन अच्छी लगी, इसलिए मैंने इनसाइट्स की आईएएस की मैगज़ीन से ही आपको पढ़ाना ठीक समझा। अब देखिए इसके अंदर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो 4 पेपर्स के अंदर डिवाइडेड हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर, ये देखिए आप यहाँ पर जीएस पेपर 1, दिस इज़ जीएस पेपर 2, और फिर इधर आएंगे तो जीएस पेपर 3 है। ये देखिए जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स हैं ये। और फिर यहाँ पर जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स आए हैं वो हैं। और फिर आपके कुछ कॉमन इनिशिएटिव्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, जिसके अंदर अपना आर्ट एंड कल्चर और ये प्रीलिम्स के लिए अलग से टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरी मैगजीन को डिवाइड करा हुआ है ना। दिस इज़ द फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। साथ में इसको भी इन्होंने फिर पेपर वाइज ही डिवाइड करा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हालांकि प्रीलिम्स में कोई पेपर वाला इशू नहीं है, बट दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक। और लास्ट में इन्होंने मैपिंग के टॉपिक्स भी डाले हुए हैं। तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू योर मैपिंग। तो आपको जब मैपिंग करनी है तो आपको इन टॉपिक्स को देखना है। तो आप एक साथ देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कंपाइलेशन इन्होंने करा है, और इसीलिए अपन यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना वेस्ट करे टाइम और रोज़ रोज़ फिर अखबार देखना, रोज़ रोज़ वो देखने की बजाय अच्छा है कि अपन वन टाइम इसको स्टार्ट करें और वन टाइम में से ख़त्म करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है 350th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के 350वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, 350th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि शिवाजी महाराज कौन थे। तो शिवाजी महाराज वॉज अ मराठा वॉरियर किंग हु लिव्ड फ्रॉम 1630 टू 1680। 1630 से 1680 तक इनका लाइफ था। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया। आपको पता है कि कौन से एरिया में मराठाओं का राज था। इट वॉज इन द एरिया ऑफ महाराष्ट्र। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। आपकी जितनी भी उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज वगैरह थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, एंड प्रमोशन ऑफ हिंदू सेल्फ रूल, इसके लिए वो जाने जाते हैं। अब इनका आपको जो याद रखना है वो ये है कि 1630 के अंदर इनका बर्थ हुआ था, और इनका बर्थ हुआ था पुणे ज़िले के अंदर में एक शिवनेरी नाम का फोर्ट है वहाँ पर। इनके पेरेंट जी जो थे उनका नाम था शाहजी भोसले, इनके पिताजी थे, और जीजाबाई जो थी वो उनकी मम्मी थी। ठीक है, इनकी अर्ली लाइफ की अगर बात करते हैं तो शुरू से ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलिट्री जील था, मतलब ये सीखना चाहते थे सब कुछ। और उन्होंने तोरन नाम के एक फोर्ट को कंट्रोल करा, कोंडाना के फोर्ट को कंट्रोल करा। ठीक है, और ये किससे छीना? ये इन्होंने छीना था आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो मैं रिपीट करती हूँ, आदिल शाह ऑफ बीजापुर से इन्होंने तोरन का किला और कोंडाना का जो फोर्ट है वो छीन लिया था। इनके लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये जो प्रतापगढ़ का बैटल है 1659 के अंदर में हुआ था। इन्होंने सूरत को पूरा लूटा था 1664 के अंदर में। पुरंदर का युद्ध करा था इन्होंने 1665 में। और ये जो पुरंदर का युद्ध है ये मुगलों और मराठों के बीच में होने वाला युद्ध था। इसके अलावा इन्होंने कल्याण, बैटल ऑफ कल्याण फाइट किया था, बैटल ऑफ संगमर फाइट किया था। तो दिस वाज द लास्ट बैटल इन विच मराठा किंग शिवाजी फॉर, ये आखिरी बैटल था इनका संगमर वाला बैटल। तो इनके जो बैटल हैं वो अपन ने कौन से बैटल देखे? इन्होंने देखा प्रतापगढ़, प्रताप, सूरत, पुरंदर, कल्याण और संगमनर। ठीक है, ये बैटल्स इन्होंने फाइट करे। मुगलों के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हुआ क्या था कि 1650 से लेकर के और 1650 के लास्ट वाला जो एरा आता है यानी 1658, 59, 1660, 61, 62 के टाइम पे शिवाजी महाराज ने मुगलों की टेरिटरी को रेड करना चालू करा। वहाँ जाते थे और वहाँ पे जाके लूटपाट करते थे। कौन सी टेरिटरी में? अहमदनगर और जुन्नार में। तो अहमदनगर और जुन्नार में जाते थे और वहाँ पे लूटपाट किया करते थे। तो 1664 में शिवाजी ने एक बहुत ही वेल्दी मुगल ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था सूरत के अंदर। उस सूरत का जो पोर्ट है उसको इन्होंने लूटा। तो अहमदनगर जुन्नार को लूटा, सूरत को लूटा। अब इसकी वजह से इनके बीच में मुगलों के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। बाद में पुरंदर की संधि साइन करी जाती है। देखो पुरंदर का बैटल भी हुआ है 1665 के अंदर में, दिख रहा है आपको, फॉर्ट बिटवीन मुगल एम्पायर एंड मराठा एम्पायर। तो ये बैटल हुआ और इस बैटल के बाद में फिर ये संधि साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये साइन करी गई थी शिवाजी और राजा जयसिंह वन। राजा जयसिंह वन जयपुर वाले राजा हैं, ठीक है ना। और ये जो जयसिंह महाराज थे औरंगजेब की तरफ से लड़ने आए थे। तो इट वॉज फॉट बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह वन हु वॉज रिप्रेजेंटिंग औरंगजेब। द ट्रीटी इन्वॉल्व
रेलिंक्विशिंग मैनी फोर्ट्स टू द मुगल्स, मतलब शिवाजी के पास जितने भी फोर्ट्स थे उनमें से कुछ कुछ फोर्ट्स निकाल करके मुगलों को दे दिए गए, और एक एग्रीमेंट करा गया कि शिवाजी टू मीट औरंगजेब इन आगरा, आगरा आएंगे शिवाजी और औरंगजेब से मिलेंगे, और साथ में अपने बेटे श्यामबाजी को भी इन्होंने भेज दिया। ठीक है, अब शिवाजी की अरेस्ट हो, जब शिवाजी मुगल एम्पायर में जाते हैं आगरा में, क्योंकि इनको बोला जाता है कि आप मिलने आओ, तो ये जाते हैं मिलने के लिए। जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है कि इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ये कोर्ट छोड़ करके चले जाते हैं। जब ये कोर्ट छोड़ के जाते हैं तो इनको अरेस्ट करके इम्प्रिजन कर दिया जाता है कि आप शहनशाह आलम की वो बेइज्जती कर रहे हो। एंड ही वॉज, लेकिन फिर जब इनको इम्प्रिजन करा गया तो ये जेल से भाग जाते हैं। ही क्लेवरली एस्केप्ड एंड हिज सन इन डिस्गाइज, मतलब इनके बेटे को भी है ना उनका रूप बदल करके, और ये लोग भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल, ही वॉज क्राउंड एज किंग ऑफ द मराठाज, इन्हें मराठाओं का राजा कहा गया था इन 1664 रायगढ़ के अंदर में। इसके अलावा इनको छत्रपति का टाइटल दिया गया। छत्रपति मतलब होता है मोनार्क, इकलौता राजा। ठीक है ना, मोनार्की जो होती है, छत्रपति हैं ये। ठीक है, शककर्ता, क्षत्रिय, कुलवंताज और हांडव धर्मोद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले। तो इस तरह का इनको टाइटल दिया गया। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया शिवाजी महाराज के बारे में पूरा मोटा मोटी उनकी लाइफ के बारे में। अब इनके रूल के अदर एस्पेक्ट्स देखते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। आप समझिए कि इनको छत्रपति बोला जाता था और मोनार्क बोला जाता था, यानी कि राजा जो होता था वो सुप्रीम हेड हुआ करता था। इसके अलावा इनके पास में ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, मतलब 8 इनके मेन, आज के ज़माने के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। और जो पेशवा हुआ करता था ना, उससे मुख्य प्रधान कहा करता, क्योंकि पेशवा जो होता था वो छत्रपति के बाद में सेकंड इन लाइन हुआ करता था, सेकंड इन हायरार्की हुआ करता था, तो इसे मुख्य प्रधान कहा करते थे। ओरिजिनली हेडेड द एडवाइजरी काउंसिल, यानी राजा को जो एडवाइस देने वाली काउंसिल होती थी उसका जो अध्यक्ष होता था, उसका जो हेड होता था वो पेशवा हुआ करता था। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी, इंस्पायर्ड बाय द डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से लिया है? डेक्कन स्टाइल ऑफ डेक्कन में जो राज्य चलता था, मलिक अंबर रिफॉर्म्स इन अहमदनगर, वहाँ से इन्होंने इसको लिया है, वहाँ से इन्होंने इस स्टाइल को कॉपी करा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जागीरदारी को तो अबॉलिश कर दिया कि कोई जागीरदारी सिस्टम नहीं रहेगा, और रैयतवारी को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, इन्होंने पूरी हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे, हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स का क्या मतलब होता है? बाप का बेटा ही अब रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, फिर उसका बेटा रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। तो इस तरह से जो हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि देशमुख हैं, देश पांडे हैं, पाटिल हैं, कुलकर्णी हैं, इनके नाम याद रखिएगा, देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी, ये यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, इस सिस्टम को, मतलब इन लोगों को, इस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने पूरा सुपरवाइज करा। ठीक है, और इस रेवेन्यू सिस्टम को भी इन्होंने मलिक अंबर का जो काठी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पैटर्न करा। मतलब इनको मलिक अंबर का जो सिस्टम है वो अच्छा लगा, रेवेन्यू के अंदर में भी अच्छा लगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा लगा, तो काठी सिस्टम को लिया। और इसके अलावा इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी, वेरी इंपॉर्टेंट 2 टैक्सेस, चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्सेस लगाना लोगों पे चालू किया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट आर्मी हुआ करती थी। सोल्जर्स को कैश में तनख्वाह दी जाती थी, और जो चीफ हुआ करते थे उनको जागीर दिया जाती थी। जागीर, जो बिल्कुल चीफ हुआ करते थे उनको जागीर दिया जाती थी। इन जागीरों को मोक्ष या फिर सरंजम कहा जाता था, मोक्ष या फिर सरंजम कहा जाता था। इसके अलावा इनके यहाँ पे इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी, मतलब सब कुछ हुआ करता था। तो इनकी आर्मी भी थी, इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी, दे यूज्ड टू हैव एवरीथिंग। अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो इन्होंने हिंदू रिलीजन को, हिंदू ट्रेडिशंस को रिवाइव करा है। मराठी और संस्कृत भाषा को इन्होंने, 2 भाषाओं को इन्होंने प्रमोट करा है। मराठी अकेली नहीं है, संस्कृत को भी इन्होंने प्रमोट करा है। और इन्होंने पहली, इंडिया की सबसे पहली नेवी अगर किसी ने इस्टेब्लिश करी थी तो वो मराठा शिवाजी महाराज थे। और बहुत ही कॉम्पिटेंट सिविल रूल था, मतलब अपनी जनता पे बहुत अच्छा रूल करते थे, मिलिट्री में इनोवेशन वगैरह लेकर के आया करते थे। और गुरीला वॉरफेयर से ये लोग युद्ध करते थे। एक नॉन कन्वेंशनल मेथड है, मतलब इस तरीके से युद्ध नहीं होता था, छापामार पद्धति, गुरीला वॉरफेयर के से ये युद्ध करते थे। और ये लोगों की वेलबींग का बहुत ध्यान रखते थे, यानी एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट शिवाजी महाराज के यहाँ पर था। तो अगर आपको मोटा मोटी अगर कुछ याद रखना हो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो प्लीज़ इतना याद रखिएगा कि इनके ये खुद राजा जो होता सुप्रीम हेड होता था, इनके नीचे 8 लोग हुआ करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा करते थे, और पेशवा सेकेंड इन द हायरार्की हुआ करता था, इसे मुख्य प्रधान कहा जाता था। इन्होंने ये दोनों ही रेवेन्यू और
और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टाइल्स हैं ये मलिक अंबर से लिए हैं, यानी डेक्कन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से ली हैं। रेवेन्यू में बात करें तो जागीरदारी को हटाया, रैयतवारी को लेकर के आए, जागीरें नहीं रैयतवारियों को लेकर के आए, और काठी सिस्टम जो मलिक अंबर का था उसको इन्होंने फॉलो करा। मिलिट्री में देखा जाए तो ये गुरीला वॉरफेयर में फॉलो करा करते थे और इनकी आर्मी बहुत एफिशिएंट थी। नेवी स्टैब्लिश करने वाले पहले इंसान थे, इंडिया की पहली नेवी इन्होंने ही बनाई थी। और अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कल्चर के फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये हिंदू रिलीजन को रिवाइव करा है इन्होंने, हिंदू कल्चर्स को रिवाइव करा है, चौथ सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्सेस लगाए हैं, और गुरीला वॉरफेयर से लोग युद्ध किया करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टेप्स टेकन इन हिज ऑनर, स्टेप्स टेकन इन हिज ऑनर। देखो अब हमने इंडिया ने इनके लिए जो स्टेप्स लिए वो हैं INS शिवाजी, हमारी जो नेवी में एक शिप है जिसका नाम है INS शिवाजी, और हमारे यहाँ पे एक टर्मिनल भी है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो इनके पीछे ही इनका नाम रखा गया है। और श्री छत्रपति महाराज मेमोरियल भी है, एक मेमोरियल नेशनल कमेटी भी बनाई गई है, और शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट करा गया था। ये शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1885 के अंदर में। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में। बाकी आप याद रखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। रायगढ़ फोर्ट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रायगढ़ फोर्ट, तो रायगढ़ फोर्ट की आपको बात करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ द 350th एनिवर्सरी ऑफ द कोरोनेशन आर बीइंग हेल्ड एट रायगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र, क्योंकि शिवाजी महाराज की बर्थ मतलब 350वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर इनके बर्थ सेलिब्रेशन कर रही है इंडिया अभी। इसी फोर्ट के अंदर में शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था 1674 में, मतलब उनका राज तिलक करा गया था रायगढ़ के फोर्ट में। तो रायगढ़ में राजा का तिलक होता है, ऐसा कुछ याद हो, राय बन गए वो यहाँ से, राजा बन गए वो यहाँ से। तो रायगढ़ का फोर्ट कोरोनेटेड इन 1674 के अंदर में इनको कोरोनेट करा गया था। और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज और सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल, मतलब हिंदू लोग खुद पे ही रूल करें, ऐसा हिंदवी स्वराज की उन्होंने बात करी थी। छत्रपति का टाइटल लिया था इसी रायगढ़ फोर्ट से। ये कहाँ पर है, इट इज़ अ हिल फोर्ट, मतलब एक हिल है उसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। महाड़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रायगढ़ ही है। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ फोर्ट, और महाड़ जो है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि महाड़ के आसपास है, महाड़ से 25 किलोमीटर दूर है रायगढ़ का किला, यहीं पे इनका राज तिलक करा गया था। और हिंदवी स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहीं पर ही दिया था। जो अर्ली यूरोपियंस, शुरू में जब यूरोपियंस आए थे तो उन्होंने इस फोर्ट को गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा था। फोर्ट ओवरलुक्स एन आर्टिफिशियल लेक है वहाँ पर जिसका नाम है गंगा सागर लेक, ये याद रखिएगा प्लीज़ कि इसे गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, एंड गंगा सागर लेक इसके पास में है। शिवाजी वॉज क्रिमेटेड एट द फोर्ट इन 1680, इनका क्रिमेशन, इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो भी यहीं हुआ था 1680 में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रायगढ़ फोर्ट एंड इट इज़ इन न्यूज़। तो क्योंकि इट इज़ इन न्यूज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अबाउट शिवाजी, एंड यू शुड नो अबाउट दिस रायगढ़ फोर्ट ऑल्सो, दिस गोज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इनकी हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। अर्ली लर्निंग्स फ्रॉम हिज लाइफ, ही वाज मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल यूज़ करा इन्होंने पावर का यूज़ करा, क्योंकि आपने देखा कि ये लोग ये सेल्फ रूल में बिलीव करते थे, लोगों को सर्व करने में, उनकी हेल्प करने में बिलीव करते थे, तो ये पावर का मिसयूज़ नहीं करते थे। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये जो है ना लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, ये डाइवर्सिटी को बहुत मेंटेन करते थे, प्रमोट करते थे, और बहुत ही सेक्युलर इनका नेचर हुआ करता था। डिस्पाइट इन्होंने हिंदवी स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, ये सेक्युलर ही थे। ठीक है, करेज एंड डिटर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो सबको ही पता है कि शिवाजी महाराज कितने ब्रेव थे, कितने करेजियस थे, कैसे उन्होंने औरंगजेब से भी पंगा ले लिया था, तो ये सबको ही पता है। देन केयर फॉर द डाउन ट्रोडन, जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी ध्यान रखा करते थे, जैसे बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन हैं, जो फार्मर्स हैं, है ना, उनके लिए इनके मन में बहुत एम्पैथी और कंपैशन हुआ करता था। इनफैक्ट सभी मेंबर्स के प्रति वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते थे, है ना। एथिकल लीडरशिप हुआ करती थी, ये जो फोकस करते थे वेलबींग ऑफ हिज पीपल, सबके प्रति वेलबींग होना चाहिए, यानी एथिकल प्रिंसिपल्स को ये फॉलो क्या करते थे। कंक्लूजन की अगर अपन बात करें तो शिवाजी महाराज वॉज अ लेजेंडरी मराठा वॉरियर किंग, ये मेंस का कंक्लूजन इन्होंने देखो दिखाया है यहाँ पे कि शिवाजी महाराज वॉज अ लेजेंडरी मराठा वॉरियर किंग whose who left a lasting impact on Indian history. His legacy continues to inspire generations, serving as a reminder of the virtues of justice, valor and compassion. तो ये इनका लास्ट कंक्लूजन इस तरह का आप कुछ दे सकते हैं उनके बारे में, उनका तारीफ करके कि उसका आज भी एक इम्पैक्ट है और फ्यूचर जनरेशन्स को वो हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। हमारे जो रूल है, हमारी जो सरकार है, उसके लिए आज भी शिवाजी महाराज एक इंस्पिरेशन हैं। तो इस तरह का आप कुछ कंक्लूजन दे सकते हो। एक मेंस का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मराठाज रूल
इन इंडियाज हिस्ट्री, मराठा का जो रूल है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडियाज हिस्ट्री, इन द इंडियाज हिस्ट्री, प्रेजेंट में नहीं पूछा है, इंडियन हिस्ट्री का पूछा है। और प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजीनी, गैरिबाल्डी एंड शिवाजी एंड श्री कृष्णा, मतलब इन्होंने, ये कोई एक हैं इनमें से जिन्होंने मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा की बायोग्राफीज लिखी हैं। ये अमेरिका में रहे हैं फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, ये सेंट्रल असेंबली में भी रहे हैं। ही वॉज, ये कौन थे, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि लाला लाजपत राय ने शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ शिवाजी, लाला लाजपत राय। उसके अलावा इन्होंने मजीनी, गैरिबाल्डी, श्री कृष्णा, इन सबकी भी बायोग्राफीज लिखी हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की भी लाला लाजपत राय ने लिखी है ना। तो ये आपको याद रखना है। और वो अलग है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने जो इनको बोला, इनके लिए जो फेस्टिवल चालू किया था शिवाजी वाला, वो एक अलग चीज़ है ना। ये रहा, बाल गंगाधर तिलक ने जो फेस्टिवल चालू किया था शिवाजी फेस्टिवल, वो अलग है। ठीक है ना। तो शिवाजी फेस्टिवल की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हैं, और अगर अपने ये बात करेंगे कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है तो वो लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड टॉपिक इज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, द करंट मीडियन इंडियन एज ऑफ 28 एज कम्पेयर टू चाइनाज 39, मतलब हमारी जो जनता है उसकी एवरेज एज आज की तारीख में 28 है। ज़्यादातर अगर अपन बच्चा और सबका एवरेज निकालेंगे, बच्चे बूढ़े जवानों का, तो एवरेज एज आएगी 28, यानी हमारे यहाँ पे जवान लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और चाइना की जो एवरेज आएगी वो आएगी 39। ये सजेस्ट करता है कि इंडिया अभी कंटिन्यू करेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंजॉय करेगा इस डिविडेंड को, इस एडवांटेज, अभी ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, कम से कम इस सेंचुरी के एंड तक चलेगा। ठीक है, तो चाइना यूथ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और एजिंग पॉपुलेशन जो है वो उनकी बढ़ रही है। उनके आके जवान अब बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2023 के अंदर में 12 मिलियन स्टूडेंट्स ऑफ चाइना आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट, इतने सारे लोग ग्रेजुएट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, मोटा मोटी इतना याद रखो कि चाइना अपना डेमोग्राफिक जो डिविडेंड का एडवांटेज था वो उसका खत्म होने पे आया है, और हमारा अभी हम रीप कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी इस सेंचुरी के एंड तक करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है वो 28 है। इतना तो याद रख ही सकते हो कि हमारी मीडियन एज जो है 28 है। अब देखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय चाइना, चाइना इज फेसिंग अ न्यू काइंड ऑफ एपिडेमिक जिसका नाम है जॉबलेसनेस। मतलब चाइना के अंदर अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहाँ पे काम ही नहीं है लोगों के पास। द जॉब मार्केट वॉज हिट हार्ड बाय कोविड-19, है ना, उसमें लॉकडाउन जो हुआ उसकी वजह से मैसिव ले ऑफ्स इन द की सेक्टर सच एज द रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। देखो, एक बात होती है कि जब पॉपुलेशन राइज हो रही होती है ना, उस टाइम पे ज़मीनों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी पॉपुलेशन एक स्टैग्नेंसी पे आती है, आप देखो इंडिया के अंदर में भी पॉपुलेशन के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होने लगेगी तो ज़मीन के दाम इतने नहीं बढ़ेंगे, फिर ज़मीन के दाम स्टेबल हो जाएंगे, लैंड की जो वैल्यू वो इतनी नहीं रहेगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि इनका बहुत सारा मार्केट है जहाँ पे ले ऑफ खत्म हो रहा है, जैसा रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। यहाँ पे जो एक क्योंकि अब इतने जवान ही नहीं है तो एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो नहीं करेगा। कितने लोग तब ग्रेजुएट हो रहे हैं, अभी बताया इन्होंने 12 मिलियन, है ना, 12 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी 1,20,000 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इस बार। 1,20,00,000 जो हैं स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो अब एजुकेशन सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपके पास में जवान लोग हैं नहीं, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है। उसके अलावा ग्रोइंग डिमांड फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में अब काम नहीं है, तो ऑफकोर्स वहाँ के लोगों के पास में भी अब काम नहीं है और वो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद चाइनाज जॉब मार्केट, क्या हुआ चाइना के जॉब मार्केट में? इसका सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो कोविड पॉलिसी जो इन्होंने फॉलो करी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इनका जॉब मार्केट हिट हुआ है। इंडिया का सिनेरियो देखिए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन पुअर है, इतनी अच्छी एजुकेशन हम लोग नहीं देते हैं, डिस्पाइट देर आर सम IITs IIMs, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड पुअर है, जॉबलेसनेस है एंड अ शॉर्ट एज ऑफ स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है?
इम्पैक्ट ये है अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, हमारे यहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं और यहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कुछ काम नहीं होगा तो क्या होएगा, क्राइम बढ़ेगा। तो इंडिया हैज़ बिकम अ हब फॉर इंटरनेट बेस्ड स्कैम। तो इंटरनेट वाले स्कैम जो साइबर क्राइम्स है वो तो उसके लिए तो हब ही इंडिया ही है। अब देखो व्हाट वेंट रॉन्ग इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 2500 प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पे जो 1960 में इस्टेब्लिश करे गए थे, सब फेल हो गए, है ना। ये फेल हो गए क्यों, क्योंकि इन्होंने अपडेट ही नहीं करा अपने स्किलिंग कोर्सेज को। तो आपने इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए लेकिन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी तो एज पर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो अपडेशन होता नहीं है। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बना था 2003 के अंदर में। ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, 1 साल के कम के कोर्सेज जो देता है, ये इनसफिशिएंट है फॉर रियल स्किल एक्विजिशन। मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2003 में जो बना था, ये 1 साल के कम की कोर्सेज चलाता है। इतने टाइम में कोई इंसान एक बहुत एफिशिएंट स्किल, कोई टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं कर सकता विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो ये इनसफिशिएंट है। एंड थर्ड इज सब स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दे आर नॉट अप टू दे आर नॉट अप टू स्टैंडर्ड। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी टेकिंग इंटरप्राइजेस की तरह से देते रहते हैं और इनएडुकेट ट्रेनिंग देते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर रट्टाफिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत चीज़ें रॉन्ग गई। तो ये हमारे यहाँ पे रॉन्ग हुआ, इसलिए हमारे यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर उसके बाद में आती है हमारी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग। इन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए फॉर 6th, 7th एंड 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर 6th, 7th एंड 8th 3 क्लासेस को दी। ठीक है ना। जैसे आपका प्राइमरी खत्म होएगा और आप उस 6th में आओगे तो 6th क्लास के अंदर में 6th, 7th और 8th इन 3 क्लासेस के अंदर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। ठीक है। दिस हैज़ टू कंटिन्यू एट द सेकेंडरी लेवल विद वोकेशनल फोकस्ड स्कूल्स। और फिर इसको कंटिन्यू करो आप सेकेंडरी लेवल पे भी, 9th, 10th में भी कंटिन्यू कर सकते हो विद वोकेशनल फोकस्ड स्कूल्स। सोल्यूशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है। नंबर 1 इज जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन होना चाहिए। सेकंड इज स्किलिंग, लोगों को स्किल दो ताकि वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सके, ये वेट नहीं करें कि कोई मुझे नौकरी पे रखेगा। इंडिया के अंदर आपको नहीं लगता कि स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर में तो जो जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर तो जितने बच्चे RSIS की तैयारी करते हैं उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होते वो लोग फिर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फिर उनको लास्ट में क्या क्या दिखता है करने को, है ना। तो उनको लास्ट में जनरली वो लोग टीचिंग फील्ड और इस तरह की फील्ड में ही जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने स्किल्स नहीं है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, वेंचर स्टार्ट कर सकें, खुद भी नौकरी करें, 2 4 को और भी दें। तो इस तरह से स्किलिंग की थोड़ा सा क्या अभाव है। ठीक है ना। उसके अलावा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन, इट शुड लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाई स्कूल दैट विल कंटिन्यू विद स्किलिंग ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट फोकस जो है ना वो ये है कि NEP का जो विजन है वो भी यही है कि ऐसे हाई स्कूल्स हों जहाँ पे स्किल्स इम्पार्ट करी जाएं। उसके अलावा MSMEs की बात करते हैं। MSMEs जो है इनको फर्दर इंसेंटिवाइज करो, इनको कुछ इंसेंटिव्स दो ताकि ये कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो जो लोग खुद ऐसे स्किल लैक करते हैं कि वो खुद अपना कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकें, उनको MSMEs को जब अपन इंसेंटिव्स देंगे, लोन्स में फ़ायदा देंगे और कुछ करेंगे तो वहाँ पर भी उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और उसके अलावा हम IT सेक्टर में हमेशा से अव्वल रहे हैं, तो हमें अपनी IT कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना चाहिए, इनको ब्रश अप करना चाहिए टाइम टू टाइम। और लेकिन इसके साथ में विदाउट निगलेक्टिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उम्दा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो सोल्यूशन इन्होंने क्या दिया, बेसिकली अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो है जॉब्स होने के लिए आपको चाहिए स्किल, ताकि स्किल होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद ही उतर पाओगे। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी हमारा फोकस जो है वो MSME पे होएगा। ठीक है। ये 4 बातें हो गई। इसके अलावा अब एक पॉइंट ये बता दो कि NEP का विजन है कि स्किल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा IT सेक्टर भी हमारा, उसको भी हम टाइम टू टाइम ब्रश अप करते रहें। आगे चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। द जर्मन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 स्ट्रिक्टली सेपरेट सेक्टर्स। इसमें 2 सेक्टर्स बनाए गए हैं, एकदम अलग अलग सेक्टर्स हैं। एक तो है हायर एजुकेशन सिस्टम और दूसरा है सिस्टम ऑफ ड्यूअल
दैट इज एट द कंपनी लेवल एंड क्लासेस एट वोकेशनल स्कूल। मतलब डुअल सिस्टम में एक तो कंपनी पे आपको कुछ सिखाया जाएगा कंपनी में ले जाकर, और एक क्लासेस में सिखाया जाएगा, है ना, एट अ वोकेशनल स्कूल। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाएगी, सिस्टम ऑफ डुअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्लास में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, कंपनी में ले जाके भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह का ये लोग मॉडल फॉलो करते हैं। दिस इज जर्मन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इस तरह की अगर आप चीज़ अपने आंसर के अंदर लिख देते हो ना, तो आपका आंसर एनहांस हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये तो हर कोई बोलेगा जॉब क्रिएट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको डेवलप करो, आईटी को ब्रशअप करो और स्किल्स दो। ये तो हर कोई बताएगा, है ना, ये टफ काम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि हम, है ना, दूसरी कंट्रीज़ के बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे जर्मन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट को अगर अपन फॉलो करते हैं, है ना, तो इससे भी हमारे यहाँ पे इस तरह के मॉडल्स को फॉलो करके हम हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करने में ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एक कंक्लूजन उन्होंने दिया बहुत ही अच्छा सा, करंटली इंडिया इज टेकिंग मिनिमल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास में इतने सारे जवान लोग हैं, लेकिन वी आर टेकिंग मिनिमल बेनिफिट ऑफ देम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ही पड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई, we are not getting the benefit of demographic dividend. In order to take full benefit of demographic dividend, high quality jobs are needed to be created. Highly skilled youth needs to fill these jobs. मतलब हाई क्वालिटी के तो जॉब्स हों, और उन जॉब को करने के लिए हाई क्वालिटी का ही हाईली स्किल्ड जो है वो यूथ होना चाहिए। ठीक है, ये अपना कंक्लूजन हो गया, ताकि हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को फुल्ली रीप कर सकें। तो ये एक टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, डिकोडिंग इंडियाज पॉपुलेशन कॉन्डरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साइक्लोन्स, ज्योग्राफी का टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो मानसून के आने पे जो मानसून आएगा, क्या वो इम्पैक्टेड होगा जो साइक्लोन्स बन रहे हैं उससे? आइए देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि मानसून से। तो ये जो आर्टिकल है डिस्कस करेगा इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन एंड हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ग्लोबल वार्मिंग कैसा इम्पैक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी है, वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन रीड कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल स्टॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं वो वार्म ओशियन वाटर्स। कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हाउ मच डिग्री टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ये फॉर्म होते हैं इक्वेटर के पास में, नॉट ऑन इक्वेटर, दे फॉर्म नियर द इक्वेटर। ये बात याद रखिएगा। दे आर कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड वेल डिफाइंड सेंटर। एक बहुत इनका एक आई होती है ना, सेंटर आई होती है, और उसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक डायग्राम बनाया है कि हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर होएगा तो पानी इवेपोरेट होएगा। ठीक है, और ओशन टेम्परेचर ऑफ ओवर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जिन्होंने 26 लिखा, 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एंड आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। मतलब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और ओशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 26-27 के अराउंड होना चाहिए। तो वाटर क्या करेगा? इट विल इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन सर्फेस एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ठंडी हवा उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, पानी ठंडा होएगा, तो इतनी सारी ह्यूमिडिटी लेके जब पानी ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, पानी ठंडा होएगा, क्लाउड्स बनेगा। और यहाँ से जब कोई चीज़ ऊपर उठ रही है, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप होएगा, और रेगुलरली अगर यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है तो ये लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता जाएगा। एवरी टाइम दिस लो प्रेशर विल स्टार्ट, ये जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा ये लो प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। इट विल इंटेंसिफाई। ठीक है, तो ये लो प्रेशर इंटेंसिफाई होएगा। जब लो प्रेशर होएगा तो आसपास से विंड्स आएंगी, इधर जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ से तो चारों तरफ विंड्स आएंगी, तो ये विंड्स आएंगी यहाँ पर। ठीक है, विंड्स जो हैं ये इस कॉलम के आसपास में इकट्ठे होने लगेंगी, और फिर यहाँ से पानी ऊपर जा ही रहा है रेगुलरली, वाटर इज गोइंग अप, है ना। तो जैसे यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है रेगुलरली, लो प्रेशर बन रहा है, और साइड से हाई प्रेशर से आपके हवाएं आ रही हैं जो बीच की तरफ आ रही है। एज द प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम दैट इज आई वीकन्स, अब ये प्रेशर रेगुलरली वीक हो रहा है, द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेज। ये जो स्पीड है, चारों तरफ जो हवा घूम रही है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस, जो घूम रही है ना, जो इधर उधर घूम रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इधर देखिए ये क्रॉस सेक्शन व्यू उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन का हाथ से बनाया है। इस तरह का डायग्राम आप भी बना सकते हैं, इट इज़ नॉट टफ। ठीक है, ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, हाई प्रेशर। तो इधर से क्या हो रहा है? इधर से हवा आ रही है
और हवा आकर के यहाँ से यूँ ऊपर उठ रही है, ऊपर जा रही है और कंडेंस हो रही है, ऊपर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, बीच में जहाँ से हवा ऊपर उठ रही है वहाँ पे एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया जिसे अपन आई कहते हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये खाली होता है एकदम एरिया, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर इट इज़ वेरी मच पीसफुल, शांति वाला एरिया होता है। और फिर ऊपर उठेगी, यहाँ पे जाके कंडेंस होएगी तो नीचे इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाएगी, नीचे पानी गिर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो अपना मेन करंट का मुद्दा है उसे देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है मॉनसून के ऊपर और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट कि व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन मॉनसून। फर्स्ट इज एक्सेलरेट्स द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इफ अ साइक्लोन लाइज फर्दर नॉर्थ इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल जो है उसके नॉर्थ में है अगर कोई साइक्लोन, द बैक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ टू द नॉर्थ वेस्ट कैन पुल द मॉनसून थ्रू फॉरवर्ड एंड असिस्ट इन द मॉनसून। होगा क्या अगर साइक्लोन जो बन रहा है वो नॉर्थ में बन रहा है, आप समझो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ में साइक्लोन बन रहा है, तो जो बैक विंड्स हैं जो पीछे से आ रही हैं वो क्या करेंगी, जो पीछे से आ रही हैं साउथ वेस्ट से आ रही हैं, उनको ये एक फर्दर पुश देगा और जल्दी से इंडिया में लेकर के आ जाएगा। ऐसा समझो देखो कि ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पे साइक्लोन बना नॉर्थ के अंदर में, यहाँ पे इधर साइक्लोन बन रहा है और इधर से अपने यहाँ पे मानसून आ रहा है। अब ये हवाएं अपने आप बहुत तेज़ स्पीड से अंदर आ रही हैं, ये हवाएं तेज़ स्पीड से अंदर आ रही हैं और मानसून आ रहा है, तो इस मानसून की हवाएं जो आ रही थी ना वो इसकी वजह से बहुत तेज़ी से अंदर आएंगी, तो ऑनसेट फास्ट हो जाएगा। ऑनसेट क्या होएगा, फास्ट हो जाएगा। एक दूसरा, इट ब्रिंग्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मॉइस्चर। ऑफ कोर्स मॉनसून का अपना मॉइस्चर तो है ही है जो उठ रहा है, लेकिन उसके अलावा साइक्लोन का मॉइस्चर भी इसमें एडअप हो जाएगा। तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी ब्रिंग एम्पल मॉइस्चर ऑन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एनहांसिंग द मानसून रेनफॉल। तो बहुत सारा और भी पानी आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहे हैं तो कोई साउथ वेस्टर्ली विंड, जब साउथ वेस्ट मानसून ही तो होता है, मानसून की जो हवाएं होती हैं वो साउथ वेस्ट से आती हैं, तो साउथ वेस्ट से जब हवाएं आ रही होंगी, जब साउथ वेस्ट से हवाएं आ रही होंगी और मान लीजिए अरेबियन सी की भी अगर बात करें, यहाँ पर भी अगर साइक्लोन बना हुआ है तो वो साइक्लोन जब अंदर आएगा तो साइक्लोन का हवा पानी भी तो साथ में लेकर के आएंगी मानसून की विंड्स, तो यहाँ पे रेनफॉल जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोर ऑफ द वाटर विल कम। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखिए, डिस्टर्ब्स द मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ को, मानसून का जो लो प्रेशर बन रहा है, मानसून का जो ट्रफ बन रहा है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, सम साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन बनता है, इट कैन पुल द मानसून ट्रफ फॉरवर्ड एंड डिले इट्स प्रोग्रेशन। तो मानसून ट्रफ को ये थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से ओवरऑल मानसून रेनफॉल इम्पैक्ट होती है। जैसे कि साइक्लोन जो बिपरजॉय था, उस बिपरजॉय ने हमारे मानसून को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। इट ऑल्टर्स द विंड पैटर्न। देखो, मानसून की हवाएं इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जितनी कि साइक्लोन की हवाएं होती हैं, तो मानसून की हवाओं के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। तो अगर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल कैन कॉज विंड टू टर्न अराउंड, इनहिबिट द नॉर्थवर्डिंग प्रोग्रेस ऑफ द मानसून विंड्स ओवर द रीजन। कई बार क्या होता है कि अगर बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर में एकदम नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन बे ऑफ बंगाल में अगर थोड़ा साउथ में वहाँ पे मानसून साइक्लोन बन रहा है, तो वो जो साइक्लोन है वो हमारी जो मानसून विंड्स जो आगे बढ़ रही हैं उनको रोक देगा, उनको आगे आने नहीं देगा। एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ अनसर्टेनिटीज तो ऑफकोर्स हो ही जाएंगी, क्योंकि अनफेवरेबल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, तो द एक्टिविटी एंड इट्स एसोसिएटेड एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक इफेक्ट कैन इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इन द मानसून सीजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स बिहेवियर एक्यूरेटली। हाँ, तो कई बार क्या होता है, किसी किसी साइक्लोन का हमें नेचर ही समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो जब हमें किसी साइक्लोन का नेचर ही समझ में नहीं आ रहा और वो अनफेवरेबल है हमारे, तो उससे हमारे मानसून में भी अनसर्टनिटी हो जाती है। तो अनफेवरेबल मानसून है, मानसून अनसर्टन हो गया, और उसके बाद में हमारा जो मौसम विभाग है, जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो प्रिडिक्शन भी नहीं दे पाता है कि मानसून किस टाइम पे आएगा, कहाँ पे आएगा। तो वो हमारे प्रिडिक्शंस भी फेल हो जाते हैं कभी रास्ते में जब इनको मानसून मिल जाता है। अब देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स को। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो साइक्लोन्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से मानसून सीजन भी हमारा इम्पैक्ट होएगा। तो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत जल्दी जल्दी साइक्लोन बन रहे हैं, एंड इंटेंसिटी मतलब जो साइक्लोन बन रहे हैं ना वो भी जल्दी जल्दी बन रहे हैं और बहुत डिवास्टेटिंग बन रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स बन रहे हैं।
बोथ चाहे अरेबियन सी के अंदर में हो चाहे बे ऑफ बंगाल के अंदर में हो, ये दोनों ही सीज जो हैं ये वार्म हो गई हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। मतलब इनका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 1 डिग्री बढ़ गया है। इन द प्री मानसून सीजन के अंदर में इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। अब देखो मानसून में क्या चेंज होता है, मानसून के विड्रॉल और रेनफॉल पैटर्न्स में क्या चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इन्फ्लुएंसेस द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून सीजन, ठीक है, लीडिंग टू ऑल्टर्ड मानसून ऑनसेट एंड विड्रॉवल डेट्स। सीधी सी बात है, जब आने का टाइम ही सही नहीं है और मानसून आ ही नहीं पा रहा है टाइम पे, जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, हाँ तो कभी जल्दी आ रहा है कभी लेट आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा पूरा मानसून का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू साइक्लोन्स। सेकेंड इज डिस्ट्रप्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न्स। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न्स, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, इट अफेक्ट्स एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न्स। मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा का सर्कुलेशन हो रहा है उसको, और ओशियन के अंदर में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको ये इम्पैक्ट करते हैं। क्या इम्पैक्ट करता है, वो ये अपना जो साइक्लोन है ये इम्पैक्ट करता है। सच एज एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम द आर्कटिक एंड द ओशियनिक टनल फ्रॉम द सदर्न ओशियन विच कैन इम्पैक्ट द मानसून डायनेमिक्स। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के जो सर्कुलेशन है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारे ओशियन के जो सर्कुलेशन है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि एक एटमॉस्फेरिक ब्रिज है जो आर्कटिक से है, आर्कटिक के अंदर एक एटमॉस्फेरिक ब्रिज है वो, और ओशियनिक टनल है जो बिल्कुल अपने साउथ पोल के ऊपर है, सादर्न ओशियन के अंदर में है ना। ये जो एटमॉस्फेरिक ब्रिज और ओशियनिक टनल है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है रिस्पेक्टिवली, ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर मतलब स्टॉर्म्स जो आ रहे हैं वो भी बहुत तेज़ आ रहे हैं, रेनफॉल आ रही है, या तो बिल्कुल बाढ़ आ गई है या तो सूखा ही पड़ गया है एकदम, है ना, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, मड स्लाइड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा अल नीनो का भी इम्पैक्ट होता है मानसून के ऊपर। अल नीनो का क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अल नीनो पे भी इम्पैक्ट डालती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाइज द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो, अल नीनो के इम्पैक्ट को बढ़ा देती है। अल नीनो में ओशन वार्म ही तो होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो अल नीनो का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि अल नीनो का मानसून के साथ में एक नेगेटिव रिलेशन है, ये बेसिक ज्योग्राफी है ना। अल नीनो का मानसून के साथ में नेगेटिव रिलेशन है इंडियन मानसून के साथ में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कम बारिश होती है, एवरेज से कम बारिश होती है। ऑनसेट ऑफ मानसून जो होता है वो केरला कोस्ट पे होता है, जहाँ से अपन मार्क करते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आ गया, द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ अराइव्ड इन इंडिया, ऐसा हो गया। ये जून से सितंबर तक लास्ट करता है, यानी जून में ऑनसेट होता है, सितंबर तक हमारे यहाँ पे बारिश होती है खूब, और 70% ऑफ से ज़्यादा कंट्री जो है उसको जो बारिश होती है, जो रेनफॉल मिलती है वो इन्हीं मानसून विंड से मिलती है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका कुछ क्राइटेरिया है ऑनसेट ऑफ मानसून का। ऑनसेट कब डिक्लेयर करा जाता है कि अगर 60% ऑफ 14 डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इन केरला, 14 स्टेशन है हमारे यहाँ पे केरला के अंदर में, उनमें से कम 60% स्टेशंस पे, एंड लक्षद्वीप, मतलब 60% ऑफ द स्टेशंस ऑफ 14 में से 60% स्टेशंस, और लक्षद्वीप में कम से कम अगर 2.5 mm की रेन हुई है 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे, मतलब आज भी और कल भी 2.5 mm से ज़्यादा की बारिश, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, प्लस 14 जो मेट्रोलॉजिकल साइट है उनमें 60% ऑफ द मेट्रोलॉजिकल साइट्स पे अगर ये बारिश हुई है एट एनी टाइम आफ्टर May 10, 10 मई के बाद में जब भी ये होएगा, तो हम मान लेंगे, हमारा IMD मान लेगा कि इट इज़ द ऑनसेट ऑफ मानसून। नेक्स्ट इज विंड फील्ड। IMD says that the depth of westerlies should be up to 600 हेक्टोपास्कल। तो 1 हेक्टोपास्कल जो होता है वो 1 मिलीबार के बराबर होता है, तो 600 मिलीबार मान सकते हो। 600 मिलीबार का प्रेशर अगर वेस्टर्लीज लेकर आ रही है इन द एरिया दैट इज बाउंड बाय द इक्वेटर टू द नॉर्थ, दैट इज बाउंड बाय द इक्वेटर टू 10 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर से 10 डिग्री के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो प्रेशर है वो कितना है, 600 हेक्टोपास्कल है। कितना है, 600 हेक्टोपास्कल है, यानी 600 मिलीबार का प्रेशर अगर डेवलप हो रहा है फ्रॉम लॉन्गिट्यूड 55 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट, मतलब इन्होंने एग्जैक्टली लोकेशन बताई है कि ये तो लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड तो आपको आराम से समझ में आ ही गया होगा कि लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो तो है इक्वेटर से 10 डिग्री के बीच में, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 55 डिग्री ईस्ट से लेकर के 80 डिग्री ईस्ट के बीच में। तो 55 डिग्री ईस्ट से लेकर के 80 डिग्री ईस्ट के बीच में
जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर ये जो इस एरिया के अंदर में ये वाला प्रेशर बनना चाहिए, ठीक है, 600 हेक्टोपास्कल का। तो पानी कितना गिरा, प्रेशर कितना है, विंड फील्ड कैसा, हीट। तीसरा जो क्राइटेरिया वो है हीट का। तो इनसेट डिराइव्ड आउटगोइंग लॉन्ग वेव, इनसेट यानी अपने सैटेलाइट्स हम चेक करेंगे कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की जो वैल्यू है वो 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम होनी चाहिए। कौन से एरिया में, यहाँ पर भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाइड है, आप लैटिट्यूड जरूर याद रखना, लॉन्गिट्यूड आपको रहे चाहे ना रहे। 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 70 ईस्ट से 75 ईस्ट आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। इस एरिया के अंदर में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम है, इट इज़ बिलो। तो फिर हम मान लेंगे कि मॉनसून को ऑनसेट हो रहा है। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, ये एक मेजर ऑफ एनर्जी है ना, मेजर ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से आती है, इट इज़ एमिटेड टू द स्पेस बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ का ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। हमारा सरफेस, ओशियन, एटमॉस्फेयर ये एनर्जी जब रिफ्लेक्ट करता है, भेजता है, और जब ये एनर्जी 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर पे होगी तो हम मानेंगे कि नाउ इट इज़ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो 3 क्राइटेरिया हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये डेजिग्नेट करने के कि मॉनसून आया या नहीं आया, और वो 3 क्राइटेरिया है। पहला रेनफॉल। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि रेनफॉल में आपको क्या याद रखना है, जस्ट अ मिनट, देखो अब सिर्फ उसको अंडरलाइन करते हैं जो याद रखना है ना। रेनफॉल में क्या याद रखना है, विंड में क्या याद रखना है, और हीट में क्या याद रखना है। 3 क्राइटेरिया है ना, 3 क्राइटेरिया है। आईएमडी कैसे डिसाइड करेगा, रेनफॉल 60% ऑफ द 14 डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, ये याद रखो, और ये स्टेशंस कहाँ हैं, केरला में, प्लस लक्षद्वीप। दे गेट 2.5 mm ऑफ रेन फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 2 दिन तक रेगुलरली आ रही है, और ये डेट है 10 मई की। 10 मई के बाद में 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, आज भी और कल भी, अगर 2 दिन तक रेगुलर 2.5 mm की बारिश हो रही है केरला के स्टेशंस में और लक्षद्वीप में, तो हम 10 मई के बाद में तो हम मान लेंगे मानसून आ गया। दूसरा है विंड फील्ड। अगर 600 हेक्टोपास्कल जो है इसका प्रेशर, इसका इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है कहाँ पे, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, तो हम मान लेंगे कि मॉनसून आ गया। इसी तरह से अगर हीट की बात करते हैं तो OLR जो है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये OLR अगर 200 वॉट से कम है, अगर ये 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम है, कहाँ पे, 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, वहाँ 0 से 10 है, यहाँ पे 5 से 10 है, ठीक है, तो यहाँ 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, तो हम मान लेंगे कि मॉनसून का ऑनसेट हो गया है। ये 3 क्राइटेरिया चेक करे जाते हैं और फिर डिक्लेयर करा जाता है कि मॉनसून आ गया है। तो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो अर्थ के सरफेस, ओशियन और एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ एमिट करी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्ली और लेट मानसून ऑन द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। मानसून जल्दी आ जाए या मानसून लेट आ जाए, उससे क्या पानी जितना गिरेगा उसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा, रेनफॉल कम ज़्यादा हो जाएगी क्या उससे, देखते हैं। देखो, द नॉर्थवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द मानसून डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड कैन वेरी रीजनली। जब मानसून ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो रीजनली भी वेरी करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस एरिया में कितनी बारिश होगी। कॉन्सिक्वेंटली अर्ली ऑनसेट या फिर लेट ऑनसेट डज नॉट इम्पैक्ट द वॉल्यूम ऑफ मानसून रेन। चाहे मानसून जल्दी आए चाहे मानसून लेट आए, इसका वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एज द टाइमिंग ऑफ द ऑनसेट डज नॉट डायरेक्टली को रिलेट विद द ओवरऑल क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्योंकि टाइमिंग से पानी मानसून की विंड्स कितना लेकर के आ रही हैं, कितना उठा करके ला रही हैं, उसका कोई रिलेशन नहीं है। टाइमिंग का पानी कितना उठा के ला रही है उससे कोई रिलेशन नहीं है। अल्नीनो लानीनो का है क्योंकि वहाँ पे पानी की क्वांटिटी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन टाइमिंग से पानी की क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो इट डज नॉट इम्पैक्ट दिस। अब अपन ने ऊपर एटमॉस्फेरिक ब्रिज पढ़ा था, है ना, आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक ब्रिज क्या है। देखो, ऐसा समझो, इट इज़ अ कनेक्शन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर का कनेक्शन है, दैट अलाउज the exchange of air and weather elements, that allows the exchange of air and weather elements between distant regions। मतलब बहुत दूर दूर के रीजन है ना, उनके बीच में कनेक्शन है।
उनके बीच में एक कनेक्शन है। डिस्टेंट रीजन जो है वहाँ पे एयर का, हवा का और वेदर का ब्रिज होता ही क्या है? ब्रिज यही तो होता है जो दो जगहों को कनेक्ट करता है। दो अलग अलग जगहों की एयर और वेदर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करा है नॉर्थ पोल पे, उसे एटमॉस्फेरिक ब्रिज कहते हैं अपन। द कनेक्शन एग्जाम्पल, कनेक्शन बिटवीन आर्कटिक रीजन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब आर्कटिक रीजन का इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से भी एक कनेक्शन है थ्रू द एटमॉस्फेयर। ऊपर की हवा जो चल रही है उससे हमारा कनेक्शन आर्कटिक से भी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इतना नीचे है, एकदम ट्रॉपिकल कंट्री है तो उसका मतलब उसका आर्कटिक से कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन है, और कैसे है? वाया दिस एटमॉस्फेरिक ब्रिज। ठीक है, इट कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून बाय अफेक्टिंग विंड पैटर्न्स एंड मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ द मानसून रेन्स। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन द आर्कटिक रीजन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू एटमॉस्फेयर कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। ये जो ब्रिज है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये जो ब्रिज है, ये जो कनेक्शन है आर्कटिक और इंडियन कॉन्टिनेंट का, ये मानसून को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट कैन इन्फ्लुएंस द मानसून, इट कैन इन्फ्लुएंस द मानसून, प्लीज नोट करिए इसको। इट कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून बाय इफेक्टिंग विंड पैटर्न्स, क्योंकि ये आपके विंड पैटर्न्स को इम्पैक्ट कर देगा। ये मॉइस्चर कितना उठा करके लानी है मॉनसून विंड्स, उनको इम्पैक्ट कर देगा, और इसीलिए टाइमिंग और इंटेंसिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग। आप समझ रहे हैं? द कनेक्शन बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। मानसून जल्दी आ रहा है, मानसून लेट आ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, बारिश कम हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, मॉइस्चर कम आ रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, बारिश बहुत तेज आ रही है, बारिश बहुत कम आ रही है, ये सब कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक ब्रिज इज द फिनोमेना नोन एज पाइनएप्पल एक्सप्रेस इन यूएसए। मतलब यूएसए के अंदर जो इस तरह का कनेक्शन है उसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ओशियनिक टनल्स भी होती हैं। इट इज़ अ कनेक्शन और पाथवे बिटवीन टू डिस्टेंट रीजन्स इन द ओशियन। दो अलग अलग रीजन्स हैं लेकिन बहुत दूर हैं, एक दूसरे डिस्टेंट है, बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक कनेक्शन है, उसे अपन कहते हैं ओशियनिक टनल। और वहाँ पे क्या एक्सचेंज होएगा? वहाँ पे एक्सचेंज होएगा वाटर, हीट एंड अदर ओशियनिक प्रॉपर्टीज। मतलब ओशन, पानी का जो टेम्परेचर है, पानी में जो हीट है, पानी इधर से उधर भी जा सकता है, और वहाँ पे हीट जो है वो भी इधर से उधर ट्रांसफर होती है, उसे अपन कहते हैं ओशियनिक टनल। देखते हैं ओशियनिक टनल कहाँ पे है। ओशियनिक टनल एंड एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम साउथ पोल, द सदर्न पोल दैट इज अंटार्कटिक ओशियन, कैन अफेक्ट द मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, द विंड पैटर्न एंड द क्लाइमेट कंडीशन इन इंडियन ओशन रीजन। तो हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो भी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, विंड के पैटर्न्स है, सब कुछ इंपैक्ट हो सकता है। अभी समझो, पानी भी इंपैक्ट हो सकता है, टेम्परेचर इंपैक्ट हो सकता है, प्रेशर इंपैक्ट हो सकता है, रेनफॉल इंपैक्ट हो सकती है, टेम्परेचर इंपैक्ट हो सकता है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट इंपैक्ट हो सकता है ओवरऑल अगर अपन देखें तो। अनदर स्ट्रीम ऑफ ओशियनिक टनल इज द गल्फ स्ट्रीम। बहुत एकदम सरफेस पे ही फ्लो करती है गल्फ स्ट्रीम। इट एक्ट्स, आप मुझे है ना कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, वेयर डज इट फ्लो, एंड वेदर इट इज़ अ वार्म वाटर करंट और इट इज़ अ कोल्ड वाटर स्ट्रीम। चलिए, तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ओशनिक टनल इज द गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है? ये भी एक ओशनिक टनल है। ये बहुत सारा वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स लेकर के जाती है हायर ऑल्टीट्यूड्स तक। ठीक है, अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स इन दोज रीजन्स। जब गल्फ स्ट्रीम जाती है ना तो वो ठंडे इलाकों में भी गर्मी देती है, क्योंकि उसका जो पानी है वो गर्म पानी है, वो गर्म पानी लेकर के जा रही होती है। तो सिंस इट इज़ अ वार्म वाटर करंट, तो वार्म वाटर करंट है, गर्म पानी इक्वेटर से उठा करके ऊपर लेकर के जा रही है। तो बहुत सारे यूरोप के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये गर्मी देती है और उसको आइस फ्री रखती है। ठीक है, तो इनको अपन कहते हैं ओशनिक टनल। तो इसका एक एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम, और दूसरा है सादर्न ओशन यानी आर्कटिक ओशन जो है ना। ओशनिक टनल एंड एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम द सादर्न ओशन कैन इफेक्ट इंडियन ओशन ऑल्सो। तो साउथ पोल कहाँ पर है आप सोचो, और कहाँ इंडियन ओशन है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो हमारे यहाँ के पूरे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इन्हें ओशनिक टनल और एटमॉस्फेरिक ब्रिजेस कहा जाता है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में अपन देखेंगे कि साइक्लोन जो होते हैं दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द मॉनसून्स ऑनसेट with their position and wind circulation around them. They can impact the transition of monsoon trough. Climate change introduces new uncertainties challenging the predictability of the monsoon. However, a late monsoon onset does not necessarily imply a deficit. Timing का impact नहीं है. And India remains watchful and hopeful for the arrival of monsoon. Late आएगा लेकिन हो सकता है आ जाए, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हो सकता है आ जाए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइक्लोन्स एंड मॉनसून। और साथ में इसके अलावा हमने कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। हाउ?
करिएगा क्वेश्चन, यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फेयर जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है और पूरे के पूरे वेदर को ये इम्पैक्ट करता है। मुझे लगता है इसका आंसर लिखना इतना टफ काम भी नहीं है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के अंदर में सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो अपनी हीट निकल रही है, मतलब अर्थ जो हीट को रेडिएट बैक करता है, उसको कौन रोकता है? वेयर डज इट गेट स्टॉप्ड? आधी से ज़्यादा जो हीट होती है वो ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही तो है। तो हमारा क्लाइमेट, हम जो जिंदा हैं वो किसकी वजह से हैं? ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही है। ट्रोपोस्फेयर में ही सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, है ना। और अगर यही लेयर ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है? साइक्लोन्स बनने लग जाते हैं। और क्या होता है? पोलर आइस कैप्स जो हैं वो पिघलने लग जाते हैं। जब पोलर आइस कैप्स पिघलेंगे तो उधर से आने वाली ठंडी करंट्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? मतलब जो पानी पिघल रहा है उससे वहाँ का एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट होएगा कि नहीं होएगा? वहाँ की वेजिटेशन इम्पैक्ट होएगी कि नहीं होएगी? ऊपर से वो फ्रेश वाटर जो पिघल रहा है वो ओशन के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कम करेगा। तो देखो, ओशन का टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। तो ओशन का टेम्परेचर जब वहाँ पर कम होएगा तो वहाँ के जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जो वहाँ की जो जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर कम होएगा तो वहाँ पे उनको फूड मिलना, फूड की अवेलेबिलिटी वगैरह कम होगी, उनकी स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि आइस शेल्फ श्रिंक हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है ये ओशन का पूरा सर्कुलेशन इम्पैक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एक लिंक बना करके इस आंसर को लिखिएगा। मतलब एटमॉस्फेयर में, ओशन में, हर जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे ज़मीन पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा और पानी में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ज़मीन पे कैसे कैसे इम्पैक्ट आएगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जब ट्रोपोस्फेयर में कुछ चेंज होएगा ग्लोबल वार्मिंग से, और पानी में इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसका आंसर दे सकते हैं और लिख के इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए प्रीलिम्स का लिंक देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फेयर में होती हैं। ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के एकदम रेप्लिका हैं, तो जो कुछ नॉर्थ में होगा वो साउथ में भी होगा। कुछ साइक्लोन होते हैं, ओनली सम साइक्लोन्स आर देयर विच डेवलप एन आई। देर आर ओनली सम साइक्लोन्स विच डेवलप एन आई। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ऐसा 10 डिग्री का एकदम फिक्स क्राइटेरिया ही दे दिया इन्होंने। तो देखो, ये एकदम फिक्स स्टेटमेंट है, ये गलत है। ये एकदम फिक्स स्टेटमेंट है, ये गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। तो आजकल तो ऐसे ऑप्शन आते नहीं है यूपीएससी में। आजकल जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल। ऐसा मानो कुछ अब। तो इसका आंसर जो है वो है ओनली 1 और इसमें सही आंसर है 2 ओनली। ठीक है, यानी सिर्फ कुछ साइक्लोन होते हैं। जो सम वाला जहाँ पे आता है ना वो जनरली सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। The next topic is India has a similar geological history. India has a similar geologic history to parts of South Africa, Australia. अच्छा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि हमारी जो जियोलॉजिक हिस्ट्री है वो किससे मैच होती है? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मैच होती है। यानी क्या इंडिया का भी इन दोनों का से जुड़ा हुआ था? देखो, एक रीसेंट स्टडी आई है विच हैज रिवील दैट इंडिया होस्ट रिमार्केबली वेल प्रिजर्व वोल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारे यहाँ पे वोल्केनिक रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एज ओल्ड एज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतने पुराने रॉक्स हैं हमारे यहाँ पे। कैसे? वोल्केनिक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास से मैच होती है। ये जो रॉक्स हैं, दीज रॉक्स, दे आर फाउंड इन द दायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट। कहाँ पे मिले हैं ये? इसको याद कर लेना जी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ फाउंड इन द दायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट विद इन द सिंघभूम क्रेटॉन इन ईस्ट इंडिया। सिंघभूम जो अपना एरिया है उसके अंदर में ये मिले हैं। दायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट, दायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट, इसको याद रखना। दायत्री greenstone belt within the Singhbhum Craton in East India. They provide valuable insight in the geological history of region and shed light on the past earth processes. क्रेटॉन आर पीसेज ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंट्स। क्रेटॉन्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। व्हाट आर क्रेटॉन्स? क्रेटॉन्स होते हैं एंशियंट कॉन्टिनेंट्स। मतलब जब पैंजिया, पैंथालासा, इस तरह से जब अपन एंशियंट वे में कॉन्टिनेंट्स थे, आज वाले कॉन्टिनेंट्स नहीं, पुराने कॉन्टिनेंट्स जो थे उनके जो पीसेज हैं दैट आर फॉर्म्ड सेवरल बिलियन ईयर्स अगो, बहुत बिलियन ईयर्स अगो जो फॉर्म हुए थे। देयर स्टडी प्रोवाइडेड अ विंडो इनटू हाउ प्रोसेसेस विद इन मतलब अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑपरेटेड इन द पास्ट। कि किस तरह से जब अपने को क्रेटॉन्स मिलते हैं ना तो उनकी स्टडी करके हम पास्ट में क्या क्या प्रोसेसेस हुए थे, क्या क्या वो डायनामिज्म हुआ था जिससे आज जो अर्थ है वैसा बना, उसको अंदर से और बाहर से दोनों का हम स्टडी कर सकते हैं वाया दीज क्रेटॉन्स। सो दे आर एंशियंट कॉन्टिनेंट्स, दे आर पीसेस ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंट्स।
और ये हमको कहाँ मिला है, हमारे को सिंहभूम क्रेटॉन जो है वहाँ पे मिला है दायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट में। की फाइंडिंग्स क्या है, यहाँ पे हमारे को सिलिसिक रॉक्स मिली हैं, सिलिका जिनमें ज़्यादा होता है ना वो रॉक्स मिली हैं। इन सिलिका इंडिकेटेड एक्सप्लोसिव सब मरीन टू सब एरियल वोल्केनिक सेटिंग्स। ये एरिया इन्होंने बताया, सिलिका इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ सिलिसिक रॉक रिच इन सिलिका, मतलब इनमें सिलिका ज़्यादा है। इससे क्या पता चला, इट इंडिकेटेड व्हाट इट इंडिकेटेड द एक्सप्लोसिव सब मरीन टू सब एरियल वोल्केनिक सेटिंग्स, मतलब बहुत एक्सप्लोसिव, पानी के अंदर में भी और हवा में भी ये वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए थे, वोल्केनिक सेटिंग्स हुई थी। फर्दरमोर द रिसर्चर्स डिटरमाइंड दैट सब मरीन टर्बिडिटी करंट डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग सेडिमेंट्री रॉक्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द वोल्केनिक वेंट ड्राउंड। अब ये जो वोल्केनिक वेंट था, मतलब जहाँ से वोल्केनो निकल रहा था, है ना, ये जो एक्सप्लोजन हो रहा था, ये वोल्केनिक वेंट पूरा पानी के नीचे जब चला गया उसके बाद में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हैं। ठीक है, ये ड्राउन हो गए, ड्राउंड सब मरीन टर्बिडिटी करंट डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स दे वर फॉर्म्ड आफ्टर द वोल्केनिक वेंट ड्राउंड। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हैं ये कब बनी है, आफ्टर दिस वेंट ड्राउंड। बाय स्टडिंग दीज एंशियंट ग्रीन स्टोन्स, ये जो ग्रीन स्टोन्स की अपन ने स्टडी करी, रिसर्चर्स गेन इंसाइट इनटू वेरियस वोल्केनिक प्रोसेसेस एंड अनकवर वेल प्रिजर्व्ड माइनर सेडिमेंट्री रॉक्स दैट फॉर्म्ड अंडर सब मरीन कंडीशंस। पानी के नीचे बनी है ये सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, और ये कब बनी है, जब वोल्केनिक वेंट ड्राउन हो गई। ये इनकी की फाइंडिंग्स है कि सिलिका ज़्यादा मिला है इनको रॉक्स में। सिलिका ज़्यादा मिलने का मतलब है यहाँ पे वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए हैं, पानी के अंदर भी हुए हैं, ज़मीन के ऊपर भी हुए हैं। पानी के अंदर जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं ना वो ऐसे हुए हैं कि वो वेंट पहले बाहर हुआ करते थे, फिर पानी के अंदर नीचे चले गए, बाद में इन्हीं रॉक्स का वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं जब वोल्केनिक वेंट ड्राउन हुआ उसके बाद में। तो हमारे को जो रिसर्चर्स हैं उनको एक इंसाइट मिलती है कि कैसे वोल्केनिक प्रोसेस हुए थे, एंड अनकवर द वेल प्रिजर्व्ड माइनर सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द वेल प्रिजर्व ग्रीन स्टोन्स दे सर्व एज टाइम कैप्सूल्स प्रोवाइडिंग क्लूज अबाउट हैबिटेबल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस। जब हम इन रॉक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो हैबिटेबल कब बना, कब से बना, कब तक वो अनहैबिटेबल था, मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा वोल्केनोज आ रहे थे, अर्थ बहुत गर्म था, एवरीथिंग वॉज बर्निंग, तो वो था, फिर कब वो हैबिटेबल बना, उसके अर्ली स्टेजेस, हैबिटेबल अर्ली स्टेजेस कब हुए, एडिंग इन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्लैनेट्स एवोल्यूशन, की धीरे धीरे ये अर्थ प्लैनेट जो है ये इवॉल्व हुआ और आज की कंडीशन में आया। तो इसकी स्टडी होती है यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर वेरियस थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑफ कोर्स ये तो है, ये इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है ना। वेरियस थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या क्या है, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, एक सबडक्शन थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये 4 थ्योरीज हैं। आइए देखते हैं पहला इसका डिस्क्रिप्शन। ये दी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी थी, एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। डेड ज्योग्राफी में इसको सब पढ़ते हैं। तो इट सजेस्टेड दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस अ सुपर कॉन्टिनेंट, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये एक बार क्या हुआ करते थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया हुआ करते थे। पैंजिया मतलब एक ही लैंड मास हुआ करता था। ये टुकड़े टुकड़े अभी जो हो रखे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग पहले नहीं थी। पहले एक टुकड़े टुकड़े गैंग ना होकर के एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे अपन कहते हैं पैंजिया, ठीक है। तो पैंजिया हुआ करता था। इन्होंने धीरे धीरे आपस में ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगे, एक दूसरे से क्या हुआ, ये दूर जाने लगे। फिर होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये किसने बोला, ये एल्फ्रेड वैगनर ने बताया। एकदम शॉर्ट में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, आप एनसीईआरटी से पढ़िए, आप चाहे किसी यूट्यूब के वीडियो से देख लीजिएगा, जहाँ से आपको ठीक लगे आप वहाँ से उसे पढ़िए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं। इट प्रपोज दैट न्यू ओशनिक क्रस्ट, मतलब नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखो ऐसा हुआ कि 2 प्लेट्स हैं, ये हेनरी हेस ने दिया था कॉन्सेप्ट। 2 प्लेट्स हैं, है ना, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से दूर हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो बीच में से क्या मैग्मा बाहर आएगा और यहाँ फैलेगा। तो ये जो खाली जगह थोड़ी रह जाएगी, यहाँ पे भी मैग्मा आएगा और फैलेगा और इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये जो नया ज़मीन बनी है एकदम न्यू, इसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब समुद्र का जो सरफेस है वो फैल रहा है, इट इज़ स्प्रेडिंग, ठीक है। दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको भी प्लीज़ हेनरी हेस की दी हुई कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे डेड में अच्छे से पढ़िएगा, इतने से में समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो। सबडक्शन थ्योरी की बात करते हैं। ये चार्ल्स डार्विन और एडवर्ड स्यूअर्स ने दी है। इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट डिसेंडिंग बीनीथ अनदर इन सबडक्शन जोन। मतलब एक जो प्लेट है, देयर इज वन प्लेट, और ये जो प्लेट है ये एक दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, ऐसे नीचे जा रही है। दिस इज सबडक्शन थ्योरी।
है ना, दिस इज सबडक्शन थ्योरी। जैसे इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ जा रही है ना। तो इस तरह से आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। तो इस तरह से एक सबडक्शन थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चौथी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है इट इंटीग्रेटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो उन्होंने बोला, प्लस द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इनटू कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। सब कुछ मिला मिलू करके एक थ्योरी बना दी कि ये सब कुछ अलग अलग थोड़ा ही है, ये सब कुछ एक ही है। प्लेट्स हैं, कोई नीचे जा रही है, एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हो रही है, कोई एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहाँ पे नया सी फ्लोर बन रहा है, नया लैंड बन रहा है ना। अगर पानी के अंदर दूर हो रही है तब तो लैंड बनेगा, और ज़मीन अगर एक दूसरे से दूर हो रही है तो वहाँ पर बीच में पानी आ जाएगा। जैसे अफ्रीका के अंदर में पूरा रिफ्ट वैली बन रखी है, तो वैसा कुछ होएगा। तो इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है। तो ये 4 तरह की थ्योरीज हैं प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड। आगे देखते हैं कि एविडेंसेस ऑफ इन सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, कि प्लेट टेक्टोनिक्स है ये हम कैसे माने। सबसे पहले फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये अपने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि आप अगर देखोगे ना तो सब कुछ ऐसा पजल जैसा लगता है कि सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक दूसरे में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। आप इनको पास में लेकर के आओगे तो आपको लगेगा जैसे एग्जैक्ट एक दूसरे से टूटा हुआ है ये, और इसको पास में लाओगे तो एकदम फिट होकर के एकदम उसके अंदर जैसे वो पजल होता है ना उसमें फिट हो जाएगा। द कोस्ट लाइन जो है कॉन्टिनेंट्स की, सच एज ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इनको पास में लेकर के आओ, ये एक दूसरे के साथ में फिट हो जाएंगी। तो ये प्रूफ है कि ये दोनों पहले साथ ही थे, फिर टूट हो गए और धीरे धीरे दूर होकर के आज एक अफ्रीका और एक अमेरिका है। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर फॉसिल्स, एकदम एक जैसे फॉसिल मिले हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट पे भी और दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी, प्लांट्स के और एनिमल्स के, सजेस्टिंग कि कहीं ना कहीं एक बार ज्वाइन हुआ करते थे। ठीक है, जैसे मादागास्कर पे जो आपको मिलते हैं फॉसिल्स मिलते हैं, वो इंडिया के एकदम जो साउथ है वहाँ पे भी आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ पहले ज्वाइंट था। उसकी तरह से है रॉक एंड माउंटेन बेल्ट्स, एक जैसे रॉक्स है ना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, माउंटेन रेंजेस जो बनी हुई हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। तो उससे ऐसा लगता है कि सारे पहाड़ एक साथ में बने थे, बाद में ये सब टूट टूट करके अलग अलग हो गए, बट इनिशियली ये सारे का सारा जो लैंड मास है, माउंटेन रेंजेस है, ये एक साथ बनी थी। पैलियोमैग्नेटिज्म, अलाइनमेंट ऑफ आयरन मिनरल्स। पैलियोमैग्नेटिज्म कहता है कि आयरन जो है रॉक्स के अंदर में, अलग अलग रॉक्स हैं उनमें आयरन है, तो वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने रिकॉर्ड करा, इट शोज दैट द मैग्नेटिक पोल्स हैव मूव्ड ओवर टाइम एंड कॉन्टिनेंट्स हैव शिफ्टेड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो मूव हो रहे हैं, दे आर मूविंग। तो जब अर्थ का मैग्नेटिक पोल मूव होएगा तो ऑफकोर्स उसके ऊपर पड़ी हुई ज़मीन भी मूव तो होएगी ही। मिड ओशनिक रिजेस, पानी के नीचे जो माउंटेन रेंजेस बनी हुई हैं, सेंट्रल ड्रिफ्ट हो रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, मतलब कुछ जो ज़मीन है पुरानी है और पास की जो ज़मीन है वो नई है। इससे क्या पता चल रहा है कि इससे पता चल रहा है कि जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर हो रही हैं और बीच में नई जो ज़मीन है, एकदम नई ज़मीन जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट, यानी सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है और नया ओशनिक क्रस्ट जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट इज सबडक्शन जोन्स, डीप ओशनिक ट्रेंचेस। देखो जहाँ पर भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है ना, वहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रेंचेस हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि वन टेक्टोनिक प्लेट इज फोर्स्ड बीनीथ अनदर, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट को के नीचे जा रही है। ट्रेंचेस जहाँ पे भी मिलेंगे ना, उसका मतलब यही है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि सबडक्शन जोन्स जो हैं वो भी प्रूव करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स इज हैपनिंग। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, जब भी धरती हिलेगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे, वहाँ पे वोल्केनोस भी आएंगे, क्योंकि जब एक ज़मीन दूसरी ज़मीन के नीचे जाती है, आप समझना इस बात को, जब भी एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, जैसे ये वाली प्लेट है ये नीचे जा रही है, तो ये जो नीचे जाएगी ना, ये नीचे बहुत ज़्यादा हीट है उससे पिघलेगी, इट विल मेल्ट। जब ये मेल्ट होएगी, यहाँ पे गर्मी होएगी, आपको पता होगा कि ये इट विल एक्सपैंड, जब मेल्ट होएगी तो इट विल एक्सपैंड, दिस इज बेसिक साइंस। और प्रेशर डेवलप होएगा, जब ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर अर्थ को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा एंड वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होएगा वोल्केनिक इरप्शन वाला, ये भी प्रूव करता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स इज हैपनिंग। तो इन्होंने ये प्लेट टेक्टोनिक्स के एविडेंसेस दिए हैं। सबसे पहला एक फिजिकल एविडेंस है कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट होते हैं, दे आर लाइक अ जिगसॉ पजल,
उसके अलावा फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट में बिल्कुल एक जैसा है। फिर दूसरा, वहाँ के जो पत्थर हैं और जो पहाड़ हैं वो एक जैसे हैं। फिर पैलियो मैग्नेटिज्म यानी अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो हमने प्रूव करा है पैलियो मैग्नेटिज्म से। मिड ओशनिक रिजेस, ओशन के बीच में, एकदम बीचों बीच, तीनों चारों ओशंस के अंदर में बीचों बीच एकदम क्या है, अटलांटिक हो चाहे पैसिफिक हो चाहे इंडियन हो, तीनों के अंदर में है ना बीच में पहाड़ बने हुए हैं, रिजेस बनी हुई हैं। और उसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन जोन्स जहाँ पे डीप ट्रेंचेस बने हुए हैं, और अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि जब अंदर जाएंगे तो इट विल मेल्ट, प्रेशर विल इंक्रीज एंड वोल्केनो आएगा, और साथ में धरती तो हिल ही रही है इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि वी हैव प्लेट टेक्टोनिक्स हैपनिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स जो इन्होंने एक्सप्लेन करा है, एंड आई थिंक इन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अब इससे ज़्यादा तो और क्या ही पढ़ोगे, बस बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन डू इट। चलिए,